नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राणायाम के ऊपर। और केवल आज ही बात नहीं करेंगे, मैं चाहता हूँ भी प्राणायाम के ऊपर बहुत डिटेल से एक सीरीज़ बनाई जाए, तो वो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ। तो उसमें 30 to 40 एपिसोड्स होंगे जिसके बारे में प्राणायाम के ऊपर बहुत डिटेल से बताया जाएगा। प्राणायाम की एक एक चीज़, उसकी बारीकियाँ मैं डिफरेंट एपिसोड्स के अंदर आपको बताऊँगा। बिकॉज़ जो प्राणायाम जो है ना, वो हठ योग का बहुत ही मुख्य अंग है। 90% हठ योग है वो केवल प्राणायाम ही है। हम केवल जैसे आसनास के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो केवल आसन कर लेना योग नहीं है। जब तक हम प्राणायाम तक नहीं पहुंचेंगे, मेडिटेशन तक नहीं पहुंचेंगे, और मेडिटेशन का द्वार अगर कोई खोलता है तो वो प्राणायाम ही खोल सकता है। ब्रीदिंग से ही हम अपने मन तक, हम अपने अचेतन मन तक, जिसको हम अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, उस तक हम पहुंच सकते हैं। तो इसलिए प्राणायाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसका इंपॉर्टेंस को समझना हो तो एक श्लोक है, चले वाते चलम चितम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थाणु तव मापनोति ततो वायुम निरोध्येत। मतलब डिस्टर्ब्ड ब्रीदिंग से आपका माइंड भी डिस्टर्ब्ड होता है। अगर आप अपनी ब्रीदिंग को निश्चल कर लेते हो, उसको स्थिर एंड शांत कर लेते हो, तो आपका मन भी शांत हो जाता है। इसलिए योगी लोग क्या करते हैं, अपनी ब्रीदिंग को स्थिर करते हैं, उसको कंट्रोल में करते हैं, तो मन भी कंट्रोल में हो जाता है। इसलिए प्राणायाम के ऊपर इतना फोकस किया गया है। मेन जो हमारा एम है योग के अंदर, वो हमें अपने मन तक पहुंचना है, अपने मन को वश में करना है, ताकि हम अपनी सोल कॉन्शियस तक पहुंच सकें। और एक और श्लोक है, ये श्लोक इसलिए इसमें बताया कि मन कितना चंचल है। गीता के अंदर भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याम निग्रम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। ये मन बहुत चंचल है, बहुत बलशाली है, जिद्दी है, तो इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तस्याम निग्रम मन्ये, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसका निग्रह कैसे कर सकते हैं। और ये वैसे ही इसका निग्रह करना है, इसको कंट्रोल वैसे ही करना है जैसे कि हवा को कंट्रोल में करना हो। बट हवा तो कंट्रोल में हो नहीं सकती, तो मन को कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं। तो ये मन जो है बहुत ही एक तरह से दुष्कर कार्य है, सुदुष्करम, इसको कंट्रोल में करना। तो इसलिए प्राणायाम एक ऐसी प्रैक्टिस है, प्राणायाम हमारे ऋषियों ने जो ब्रीदिंग मॉड्यूल्स बताए हैं प्राणायाम के, वो एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसको हम मन में वश में कर सकते हैं। और उन प्रैक्टिसेस से हम अपने बॉडी के डिफरेंट जो एलिमेंट्स है, डिफरेंट डिजीज़ हैं, वो भी हम दूर कर सकते हैं। तो ये प्राणायाम का पूरा प्रैक्टिस है। अब हम आते हैं प्राणायाम को समझने के लिए। सबसे पहले हमें ये समझना होगा भी हमारी ब्रीदिंग क्या है। बिकॉज प्राणायाम जब तक हम पूरी अवेयरनेस के साथ नहीं करेंगे, तब तक हम इस प्राणायाम में हमारा मन नहीं लगेगा। अगर हमारी कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ता है प्राणायाम के थ्रू, तो वो प्राणायाम ही हमें इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगा। और वो कब होगा, जब कॉन्शियसनेस कब बढ़ेगा, जब हमें पता होगा भी जब हम श्वास ले रहे हैं तो अंदर जाके क्या क्रियाएं हो रही है, ये श्वास कितना हमारे लिए ज़रूरी है। अब श्वास कितना ज़रूरी है, अब देखो, जब भी बच्चा जन्म लेता है, वोम से बाहर आता है जैसे ही, तो उसकी सबसे ज़्यादा फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है, ब्रीदिंग। जब तक उसको श्वास उसकी चलेगी नहीं, जब तक उसका जीवन जो है वो स्टार्ट नहीं होगा, तो उसको फर्स्ट सबसे पहले उसको ब्रीदिंग का एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसको समटाइम डॉक्टर लोग क्या करते हैं, अपसाइड डाउन करके उसकी पीठ थपथपाते हैं ताकि उसकी श्वास चले। तो जैसे ही वो रोने लगता है तो उसकी श्वास, उसके लंग्स जो है खुलते हैं। बट जब तक वो माँ के गर्भ में होता है तो उसको श्वास की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे ही हम अगर यहाँ पे रह रहे हैं तो हम ब्रीदिंग के बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकते। हम रोटी के बिना रह सकते हैं, हम पानी के बिना रह सकते हैं, बट हम श्वास के बिना रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ब्रीदिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। ब्रीदिंग क्या है, एक रेस्पिरेशन है जिसके अंदर गैस एक्सचेंजेज होता है, जिसके अंदर हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजनेटेड एयर, एक्सहेल करते हैं डीऑक्सीजनेटेड एयर, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ऑक्सीजनेटेड एयर मतलब जो ऑक्सीजन के साथ जो एयर अंदर जाती है। तो अब ये रेस्पिरेशन जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, उसका फिजियोलॉजी क्या है, कैसे वर्क करती है, इसको समझना के लिए हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उसके डिफरेंट ऑर्गन्स, उनको समझते हैं। तो हम सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम जो वो स्टार्ट होता है आपके नोज से। आपकी जो नोज़ है, जो नेज़ल कैविटी है, फिर उसके बाद फेरिंग्स आता है, फिर उसके बाद लैरिंग्स आता है जिसको हम वोकल बॉक्स भी कहते हैं, फिर उसके बाद श्वास नली, विंड पाइप, जिसको हम अगर मेडिकल साइंस के अंदर ट्रैकिया कहते हैं। अब वो ट्रैकिया क्या होता है, फिर वो आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो इसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। फिर वो ब्रोंकाई जो है वो आगे डिवाइड होते हैं ब्रांचेस के अंदर, जिसको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। फिर ब्रोंक्यूल्स के आगे एक बैग लगे होते हैं,
जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं ना, वैसे वहाँ पे अंगूर के गुच्छे टाइप में कुछ बैग होते हैं जिसको हम एल्वोलाई कहते हैं। अब वो एल्वोलाई के अंदर ऑक्सीजनेटेड एयर अंदर जाती है। अब 2 लंग्स होते हैं, जो हमारा लेफ़्ट लंग होता है वो थोड़ा छोटा होता है बिकॉज लेफ़्ट साइड पे हार्ट भी होता है, और राइट लंग थोड़ा सा बड़ा होता है। लंग्स का टोटल वेट अराउंड 1.25 किलो होता है, एक लंग जो है वो अराउंड 600 ग्राम का होता है, तो इसका जो टोटल वेट होता है लगभग 1.25 किलो है। तो ये लंग्स 2 लंग्स होते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे जो डिफरेंट हमने एल्वोलाई तक हम जैसे पहुँचे थे, तो वहाँ पे एयर जाती है, ऑक्सीजनेटेड एयर जाती है। अब लंग्स जो के अंदर जो एल्वोलाई है वहाँ पे कैपिलरीज होती है। अब वहाँ पे उन कैपिलरीज के अंदर ब्लड होता है। अब जैसे ही वो ऑक्सीजन एल्वोलाई के पास जाती है तो वो ब्लड के संपर्क में आता है। अब उस ब्लड उस ऑक्सीजन को वहाँ से कैरी करता है और वो ब्लड पहुँचता है हार्ट के अंदर, हार्ट के लेफ़्ट चैम्बर के अंदर। अब वो हार्ट क्या करता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आगे बॉडी के अंदर पंप करता है आर्टरीज़ के थ्रू। आप देखते होंगे 2 तरह की ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरीज़ एंड वेन्स। तो आर्टरीज़ रेड कलर की होती है और जो हमारी वेन्स होती है वो ब्लू कलर की होती है। तो वो रेड कलर की आर्टरीज़ के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी के अंदर जाता है। अब पूरी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, अब वो ब्लड जो होता है उन सेल्स के पास भी कैपिलरीज होती है, तो वो उन कैपिलरीज के पास ब्लड पहुंचता है और वहाँ से वो ब्लड जो ऑक्सीजन जिसने कैरी किया था और वो सेल्स को वो ऑक्सीजन देता है। अब सेल्स के पास क्या होता है, ग्लूकोज होता है जो हम खाना खाते हैं। अब ग्लूकोज के संपर्क में जैसे ही ऑक्सीजन आती है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू एनर्जी, तो वो एनर्जी वहाँ से प्रोड्यूस होती है। अब सेल्स के पास क्या था, वेस्ट मटेरियल था। अब वो वेस्ट मटेरियल जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, अब वहाँ से वो ब्लड क्या करेगा, उस वेस्ट मटेरियल को उठाएगा और वेन्स के थ्रू वो हार्ट के पास आएगा, हार्ट के राइट चैम्बर में। अब हार्ट के राइट चैम्बर में आने के बाद हार्ट उसको पंप करेगा लंग्स की तरफ। अब वो लंग्स के पास जैसे ही इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उन कैपिलरीज के संपर्क में, तो जो डिफ्यूजन का एक जो प्रिंसिपल होता है फिजिक्स का, उसके माध्यम से वहाँ पे जो प्रेशर जो लंग्स के पास कम होता है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के अंदर आता है और वो हवा के माध्यम से डीऑक्सीजनेटेड एयर जो है वो बाहर निकलती है। तो इस तरह से हमारा ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन करती है। अब ऑक्सीजन हम 1 मिनट के अंदर हम कितनी बार सांस लेते हैं, 15 to 18 टाइम्स हम सांस लेते हैं। मतलब पूरे दिन में हमारे जो लंग्स है, जो सांस अंदर जाती है बाहर निकलती है, वो 10,000 लीटर जो है सांस अंदर जाती है एयर और बाहर निकलती है। और हम एक दिन में सांस लेते हैं अराउंड 16,000 to 24,000। तो इस तरह से हम अपनी रेस्पिरेशन को कंप्लीट करते हैं। अब जो हवा हम अंदर लेते हैं, कंपोजिशन ऑफ एयर, उसके अंदर कौन कौन से और गैसेस भी होती है, केवल ऑक्सीजन ही नहीं होती। तो उसके अंदर ऑक्सीजन कितनी होती है, 21%, 78% उसके अंदर नाइट्रोजन होती है, 0.04% उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है और फिर रेस्ट जो है वो अदर गैसेज होती है। तो इस रेशो के साथ सांस अंदर जाती है, वहाँ पे नाइट्रोजन भी अंदर जाती है। नाइट्रोजन का भी फंक्शन होता है। नाइट्रोजन का क्या फंक्शन होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है उसको वो कन्वर्ट करती है एमिनो एसिड्स में। एमिनो एसिड्स क्या होता है, हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है जो हमारे मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, फैट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से ये जो एयर अंदर जाती है, फिर उसके बाद जब ये एयर बाहर निकलती है तो इसकी जो रेशियो है वो चेंज हो जाती है। उसमें फिर 16% ऑक्सीजन ही रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड की जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड उसमें कितनी होती है, 4.4 हो जाती है। तो इस तरह से केवल ऐसा नहीं है अभी हम सोचते हैं केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर निकलती है, तो उसमें ऑक्सीजन भी बाहर निकलती है। और अब इस तरह से हमने इस पूरी ब्रीदिंग प्रोसेस को हमने समझा, नोड से लेकर के सेल्स तक हमारी जो रेस्पिरेशन है वो कैसे होती है। तो अभी जब भी हम ब्रीदिंग करेंगे तो हमारी अवेयरनेस होनी चाहिए ब्रीदिंग हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इससे हमारी बॉडी कैसे प्योर हो रही है। हर सेल्स तक ब्रीदिंग के थ्रू ऑक्सीजनेटेड एयर जो पहुंचती है वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। तो नेक्स्ट हम वीडियो लेके आएंगे टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग जो है वो कितने प्रकार की होती है और कौन सी ब्रीदिंग सबसे ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है।